ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में और इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है, तो इन्हें ज़रूर पढ़ा करिएगा। किसी खास टॉपिक पर किसी खास व्यक्ति के अपने विचार होते हैं, तो इन विचारों को जरूर देखा करिएगा। वैचारिक संघर्ष की दशा और दिशा की बात हो रही है। हर साल भारत के लिए गहरे निहितार्थ लिए हुए बीते दिनों ही भारत ने अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाया है। देखिए, इतिहास की 3 तारीख जरूर आप लोग याद रखिएगा। एक तो 15 अगस्त, आप लोग आज़ादी का दिन मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। एक 26 नवंबर 1949 की बात होती है। 26 नवंबर को आप लोग संविधान दिवस मनाते हैं, क्योंकि इस दिन संविधान अधिनियमित और अंगीकृत हुआ था। और पूरी तरह से आप देखिए, संविधान लागू हुआ था कब? 26 जनवरी 1950 में। बहुत सारी संस्थाओं का जन्म भी हो चुका था, गणतंत्र के रूप में हम लोग स्थापित हो चुके थे। तो हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और इसी साल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी भाकपा भी इसी साल अपना 100वां स्थापना दिवस मनाएगी। यह भी एक बड़ा सहयोग है कि भारतीय सामाजिक राजनीति विमर्श में वैचारिक स्तर पर 2 विपरीत धर्मों पर खड़े संघ और कम्युनिस्ट दल इसी साल अपने 100वें पड़ाव से गुजरेंगे। और ऐसे में उनकी अभी तक की यात्रा और भावी दिशा के प्रति उत्सुकता बहुत स्वाभाविक है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य की चर्चा करें तो संघ से संबद्ध मानी जाने वाली भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा इस समय शीर्ष पर है। तो कम्युनिस्ट आंदोलन निरंतर विखंडन के बाद पूरी तरह हाशिए पर पहुंच चुका है। भारतीय राजनीतिक विमर्श में भाजपा दक्षिणपंथ, कम्युनिस्ट वामपंथ, तो कांग्रेस मोटे तौर पर वामपंथी झुकाव के बावजूद मध्यमार्गी पार्टी मानी गई है। भाजपा के मौजूदा वर्चस्व को देखते हुए यह प्रतीत होता है कि उसकी विचारिक धारा समय के साथ भारतीय राजनीति पर अपनी पैठ मजबूत करती गई है, जबकि खांटी वामपंथी कम्युनिस्ट और वाम झुकाव वाली कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते दिख रहे हैं। आरएसएस की बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन, और बीजेपी का सहयोगी माना जाता है। नागपुर में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। केवी हेडगेवार इसके फाउंडर देखने को मिलेंगे। विचारधाराओं के संघर्ष की पृष्ठभूमि के एक पड़ाव की जड़ें स्वतंत्रता पूर्व के दौर से जुड़ी हैं, तो उसका अगला विस्तार आज़ादी के बाद होता है। भाकपा दिसंबर 1925 के दौरान अस्तित्व में आई। वामपंथी खेमे में आरंभ से ही टकराव के कई मोर्चे खुले दिखे, और इसमें सत्ता प्राप्ति के लिए राय चुनने से लेकर संविधान सभा में सहभागिता के मुद्दे पर कायम मतभेद प्रमुख बिंदु रहे हैं। चीन और रूस के समर्थन के मुद्दे से भी आंतरिक धड़ों के बीच ऐसा पेंच फंसाया जो अंदरूनी विभाजन का आधार बना। परिणाम स्वरूप भाकपा से ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी यानी माकपा निकली। अलग अलग राह चुनने के बावजूद वैचारिक गोंद ने दोनों धड़ों को जोड़े रखा, और उनके गठजोड़ ने केरल, बंगाल, त्रिपुरा में अपना राजनीतिक वर्चस्व बनाए रखा। और आप देखें, माओवादी हिंसक धारा भी कुछ हिस्सों में अपनी जड़ें जमाने में सफल रही। हालांकि अब स्थिति यह है कि बंगाल और त्रिपुरा से इन दलों का लगभग सफाया हो चुका, केवल केरल में ही उनकी राजनीतिक जमीन बची है। वहीं हिंसक माओवादियों की स्थानीय जनता पर पकड़ कमजोर हुई है, तो सुरक्षा एजेंसियों के अभियानों ने भी उन्हें खासा नुकसान पहुंचाया। समय के साथ खुद को बदल पाने में नाकाम रहना भारत में वामपंथ का दायरा सिकुड़ने की बड़ी वजह रही है। आज़ादी से पहले के दौर की बात करें तो उसी दौरान मुस्लिमों को लामबंद करने के लिए बनी मुस्लिम लीग का लक्ष्य तो भारत विभाजन के साथ ही पूरा हो गया था। लीग के इक्का दुक्का अवशेष जरूर कुछ आप देखिए इलाकों तक सक्रिय रह गए। पंजाब में पंथिक राजनीति के रूप में शुरू हुई अकाली दल में विभाजन होते गए, और प्रमुख अकाली पार्टी शिरोमणि अकाली दल अपने पुरोधा प्रकाश सिंह बादल के निधन के बाद पंजाब में खुद को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है। अकाली दल के अन्य धड़ों की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। दलितों की गोलबंदी के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यानी आरपीआई के रूप में किया गया राजनीतिक प्रयोग भी सफल नहीं रहा। वहीं तमिलनाडु में आप देखिए 1920 के दौरान पेरियार के नेतृत्व में गति पकड़ने वाली आंदोलन ने द्रविड़ कसगम यानी कि डीके के रूप में राजनीतिक चोला पहना। डीके ने से ही डीएमके, एआईएडीएमके और एमडीएमके जैसी अन्य द्रविड़ राजनीतिक धाराएं निकली, और जो आज भी परस्पर संघर्षरत हैं। तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति का वर्चस्व होने के बाद इन धड़ों को में वैचारिक टकराव जारी है। और जहां ये विचारधाराएं समय के साथ संकुचित और विखंडित होती गई, तो दूसरी ओर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के छत्र
तले दक्षिणपंथी विचारधारा निरंतर फलती फूलती गई। स्वतंत्रता से पहले जहां हिंदू महासभा और अभिनव भारत जैसे हिंदुत्व के लिए समर्पित संगठन भी सक्रिय थे, तो कालांतर में इस प्रकार के संगठन भी संघ की विचारिकी में समाहित हो गए हैं। इतना ही नहीं, आरंभ में कांग्रेस के भीतर असंतुष्ट दक्षिणपंथी नेता भले ही संघ से जुड़े संगठनों का सीधा हिस्सा न बने हों, लेकिन उन्होंने संघ परिवार से गलवाहियां करने में कोई संकोच नहीं किया। और जनसंघ के रूप में संघ का राजनीतिक प्रयोग अपेक्षित रूप से सफल नहीं रहा, लेकिन देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार के गठन में जरूर उसकी अहम भूमिका रही। और यहां तक कि जयप्रकाश नारायण जैसे गांधीवादी नेताओं को भी संघ से कोई परहेज नहीं रहा। मोरारजी देसाई और जगजीवन राम जैसे दिग्गज कांग्रेसी भी संघ के समर्थन से बनी सरकार का हिस्सा बने। और जनता पार्टी के असफल प्रयोग के बाद संघ ने भाजपा के रूप में एक नई शुरुआत को समर्थन दिया और 2 लोकसभा सीटों से एक समय 303 लोकसभा सीटों तक पहुंची भाजपा ने अपनी सफलता में से चमत्कृत किया। और संघ के अन्य संगठन भी अपने विस्तार में सफल रहे। और संकुचन विस्तार के विरोधाभास से विपरीत विचारधाराओं की गुणवत्ता को तो स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं किया जा सकता है, मगर आप देखेंगे कि यह अवश्य समझा जा सकता है कि इनके विकास और पिछड़ने में कि क्या कारण हो सकते हैं। और इसमें सबसे प्रमुख कारण तो यही दिखता है कि वामपंथी विचारधारा जहां राष्ट्रीयवाद से प्रभावित होकर उसके सही भारतीय स्वरूप को सामने नहीं रख पाई, तो संघ ने सामाजिक समावेश, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के जरिए आगे बढ़ने में सफलता पाई। पिछली सदी के अंतिम दशक में मंडल, मंदिर और मार्केट के रूप में देश जिस बदलाव का साक्षी बना, उन परिस्थितियों को संघ ने दूसरों के मुकाबले शायद कहीं बेहतर तरीके से भुनाया। लेखक, राजनीतिक विश्लेषक और सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में फेलो है, इनका नाम है राहुल वर्मा। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। और आप देखिए, बीजेपी ने हिंदुत्व का मामला लिया। आप देखिए, 370 हटाना उसका एक तरह से कोर मुद्दा था, राम मंदिर का उसका कोर मुद्दा था, तो उसे उसमें सफलता भी मिली। राम मंदिर आंदोलन में वो शामिल रही, तो उसे आप देखते हैं कि उसका, आप सोचिए किस तरह से उसका बढ़ा हुआ है, ग्राफ बढ़ा है बीजेपी का, जबकि जब उसकी स्थापना हुई थी तब से शुरुआत से देखिए उसका हाल। भारत के भविष्य को आकार देने की पहल। 2500 साल से पहले राजस्थान के जावर में जिंक के खानन से लेकर कोहिनूर की खोज तक भारत ने लंबे समय से खदानों और खनिजों के सामरिक महत्व को समझा है। हमारे पूर्वज इस बात को भली भांति समझते थे कि खदानें राजकोष का एक प्रमुख स्रोत हैं। खदानें देश के आर्थिक विकास और उद्योगों को बढ़ावा देने, रोजगार निर्माण, देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और वैज्ञानिक एवं तकनीकी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसे देखते हुए महत्वपूर्ण खनिजों के लिए सुधारों की एक श्रृंखला प्रारंभ की गई और इसी कड़ी में 2015 में खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम में व्यापक संशोधन किए गए और जिससे खनन क्षेत्र में एक नई क्रांति ला दी और एक पारदर्शी नीलामी व्यवस्था की शुरुआत हुई। और इसके कारण 442 ब्लॉकों की नीलामी पारदर्शिता से ही की गई और राज्यों को नीलामी प्रीमियम और रॉयल्टी के रूप में लगभग 2.7 लाख करोड़ रुपए का लाभ हुआ। राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट की स्थापना के बाद 6,000 करोड़ रुपए का उपयोग अन्वेषण गतिविधियों में हुआ। इसके अलावा खनिज संपन्न जिलों में जिला खनिज निधि को 1 लाख करोड़ रुपए मिले और जिनका उपयोग स्थानीय विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी जन कल्याणकारी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। आज महत्वपूर्ण खनिज नए युग की तकनीक से पेरे समाज की जीवन रेखा बन गए हैं और जब देश स्वच्छ ऊर्जा और उन्नत तकनीकों की ओर बढ़ रहा तो महत्वपूर्ण खनिजों को न्यू ऑयल के रूप में देखा जा रहा है। लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसे खनिज इलेक्ट्रिक वाहनों और नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों और सेमीकंडक्टर के लिए महत्वपूर्ण है। इसी तरह फास्फेट, पोटास और गैलोकोनाइट कृषि उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है, जबकि टाइटेनियम और बेरिलियम एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में आवश्यक है। इसलिए भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की आवश्यकता है। और भविष्य में इन मांगों के प्रति व्यापक दृष्टिकोण रखते हुए 16,300 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन की शुरुआत का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। घरेलू उत्पादन में तेजी लाने, विदेश से महत्वपूर्ण खनिज परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करने और प्रौद्योगिकी विकास आदि पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इस मिशन को आरंभ करने की घोषणा वित्त वर्ष 2024-25 के आम बजट में की गई थी और इससे अब महत्वपूर्ण खनिजों की दीर्घकालिक सतत आपूर्ति सुनिश्चित करने और भारत की महत्वपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करने में मदद मिलेगी। देखिए, बजट शब्द का हमारे संविधान में उल्लेख नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है अनुच्छेद 112 में। और हर साल आप देखते हैं कि बजट आता है ना, आने वाले साल के लिए पूरा आपका बजट होता है, ठीक है। और आर्थिक सर्वेक्षण जो साल जा चुका होता है उसका लेखा जोखा होता है।
यह मिशन भारत को उन चुनिंदा देशों में शामिल करेगा जो भावी पीढ़ी की मांगों को पूरा करने के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को रणनीतिक रूप से नया आकार दे रहे हैं। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 की विजन की दिशा में तेज गति प्रदान करेगा और आत्मनिर्भर भारत के लिए एक राजनीतिक आधार तैयार करेगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुमानों के अनुसार इन खनिजों की वैश्विक मांग 30 तक 3 गुनी और 2040 तक 4 गुनी हो जाएगी। वर्तमान में हमारे अधिकांश महत्वपूर्ण खनिज पूरी तरह से आयातित हैं, यानी कि हम लोग बाहर से मंगाते हैं। आयात का मतलब होता है खरीदते हैं और निर्यात का मतलब हुआ बेचना। सरकार ने इस मिशन के जरिए इस दिशा में आत्मनिर्भरता के साथ साथ वैश्विक बाजार में निर्यात करने का लक्ष्य रखा है और इस मिशन का लक्ष्य घरेलू स्तर पर 1200 खनिज समृद्ध स्थलों की खोज करना, साथ ही बौद्धिक संपदा उत्पन्न करना भी है और जिसका लक्ष्य महत्वपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखला में 1000 पेटेंट प्राप्त करना है। यह मिशन 100 घरेलू अनुसंधान और विकास परियोजनाओं का भी समर्थन करेगा। खनिज एवं प्रसंस्करण से लेकर पुनर्चक्रण तक महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले 10,000 कुशल पेशेवरों का निर्माण करेगा। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के तहत खनिज प्रसंस्करण पार्कों, उत्कृष्टता केंद्रों और लक्षित कौशल विकास कार्यक्रमों की स्थापना यह सुनिश्चित करेगी कि भारत महत्वपूर्ण खनिज नवाचार के लिए एक वैश्विक केंद्र बने और वर्ष 2030 तक भारत का लक्ष्य अपनी बिजली क्षमता का 50% गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करना और कार्बन उत्सर्जन को 1 अरब टन तक कम करना है। और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लिथियम आयन बैटरी जैसी तकनीकों के घरेलू विनिर्माण की आवश्यकता है और जिसके लिए लिथियम, निकल और कोबाल्ट की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होगी। मिशन इस अंतर को पाटने और यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया कि भारत वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा क्रांति का नेतृत्व करे, न कि उसका अनुसरण रहे। कुल मिलाकर भारत का यह राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन केवल आज की चुनौतियों का जवाब नहीं है, बल्कि यह भारत के भविष्य को आकार देने की दिशा में एक दूरदर्शी कदम है। साथ ही यह भारत को स्वच्छ ऊर्जा के लिए वैश्विक परिवर्तन का नेतृत्व करने, हमारी विनिर्माण महत्वाकांक्षाओं को सुरक्षित करने और सशक्त बनाने के लिए यह मिशन हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देने, आर्थिक विकास सुनिश्चित करने और हमारी ऊर्जा एवं खाद्य सुरक्षा लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक समग्र प्रयास है। लेखक केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री हैं डॉक्टर जी किशन रेड्डी। इनके द्वारा आप देखते हैं कि यह आर्टिकल लिखा गया है। अति चिंतन मस्तिष्क की स्वाभाविक क्रिया है और गर्भ में भ्रूण के निर्माण प्राण आने के क्षण से ही मनुष्य की चेतना जागृत हो जाती है। यह चेतना उसके मस्तिष्क को सक्रिय रखती है और इसमें सतत विचारों और भावों का प्रभाव बना रहता है। जीवन तो चिंतन अपरिहार्य है और औसत आप देखते हैं कि मस्तिष्क में प्रतिदिन लगभग 64,000 विचारों का आना जाना बताया गया है। इन विचारों भावों की प्रकृति और तीव्रता कैसे होगी या उन जीवन मूल्यों और धारणाओं पर निर्भर है जिन्हें हम सजोते हैं, सहेजते रहते हैं। और मस्तिष्क का स्वभाव है कि जिस विचार या भाव की इसमें प्रतिष्ठा कर दें वही फल फूल कर अपना वर्चस्व स्थापित कर देगा। अस्वस्थ विचार मन में घर कर जाए तो उचित विचार की स्थापना दुष्कर होगी। अतः आवश्यक है कि जिस विचार को मस्तिष्क में स्थान दिया जाता रहा है वह तर्कसंगत, श्रेष्ठ और सफल हो। और मनुष्य सौभाग्यशाली है, प्रभु ने उसे मन मंदिर में कोई भी विचार या अभिलाषा आरोपित करने की अद्भुत सामर्थ्य प्रदान की है। श्रेष्ठ स्वस्थ विचारों का चयन ही सफल देता है। कठिनाइयों से विचलित होकर अंती चिंता में डूबे रहना कुछ व्यक्तियों की मनोवृत्ति बन जाती है जो कालांतर में उन्हीं के लिए घातक बन जाती है और वे नहीं समझते हैं कि अधिसंख्य समस्याएं अल्पकालिक होती हैं, उतनी गंभीर नहीं होती हैं और जितना हम उन्हें मान लेते हैं। सामान्य कठिनाइयों को जीवन मरण का प्रश्न न बनने दे और अत्यधिक चिंता समाधान दिलाना तो दूर समस्याओं को और जटिल बना देता है। मनोबल गिराती है, ऊर्जा का ह्रास करती है और संयत शांत रहना सीख जाएंगे तो अति चिंता से ग्रस्त नहीं होंगे। अनावश्यक विचारों को मन से निष्कासित कर डालें, भविष्य की सुध लें। और बुद्ध का संदेश है उतनी क्षति हमें कुछ और नहीं पहुंचा सकती जितना हमारे अपने ही अनियंत्रित विचार पहुंचाते हैं। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, सोचा करिए, पढ़ा करिए। वैसे ये हंगामा ना हो। अब देखिए संसद के बजट सत्र को लेकर बातें हो रही हैं और जो सत्र होते हैं ना इस पर आप देखते हैं कि हमारा आपका पैसा पानी की तरह बहाया जाता है और इसमें कोई सार्थक बहस तो होती नहीं है। बाकी आप देखते हैं कि खूब तनातनी चलती रहती है, एक दूसरे पर आरोप चलता रहता है, ऐसा लगता है जैसे दंगल हो रहा हो। संसद के बजट सत्र को लेकर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में हुई चर्चा को संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बहुत रचनात्मक बताया, लेकिन यह कहना कठिन है क्योंकि अब संसद में किसी न किसी बहाने हंगामा ही अधिक होता है। विपक्षी अपनी ओर से महत्वपूर्ण माने जाने वाले जिन विषयों को उठाने पर जोर देता है उन पर सार्थक बहस विचार विमर्श कम ही रुचि दिखाता है।
पता नहीं क्यों और कैसे यह मान लिया गया कि किसी मसले पर हंगामा करने मात्र से उस पर चर्चा का उद्देश्य पूरा हो जाता है और किसी मुद्दे पर हंगामा करने से वह सतह पर अवश्य आ जाता है, लेकिन देश की जनता को यह पता नहीं चल पाता है कि राजनीतिक दल उसे किस तरह सुलझाना चाहते हैं। सार्थक चर्चा के अभाव में देश को कोई दिशा नहीं मिल पाती और उसे बस ऐसी खबरें मिलती हैं कि संसद में हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई, सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने यह स्पष्ट किया कि वह महाकुंभ में हुई भगदड़ पर चर्चा को प्राथमिकता देगा और इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन क्या इससे यह संकेत नहीं मिलता है कि उसने अपने स्तर पर राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को की तलाश नहीं की। आप देखिए कितनी सार्थक चर्चाएं हुई है, किसानों के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे, महंगाई के मुद्दे, शिक्षा के मुद्दे, स्वास्थ्य के मुद्दे कितने उठते हैं संसद में, ना के बराबर। और कभी आप देखते हैं कि जॉर्ज सोरोस आ जाते हैं, कभी अमेरिका आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, कभी अडानी आ जाते हैं, कभी अंबानी आ जाते हैं चर्चा में। यह ठीक है कि विपक्षी नेताओं ने यह भी कहा कि वे महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे भी उठाएंगे, लेकिन ये तो वे विषय हैं जिन्हें लेकर सदैव सरकार को घेरने की कोशिश की जाती है। विडंबना यह है कि इन मुद्दों पर भी घिसे पिटे विचार प्रकट किए जाते हैं और यह तय माना जाना चाहिए कि बजट चाहे जैसा हो, विपक्ष उसे सिरे से खारिज करते हुए यही कहेगा कि वह किसी काम का नहीं है और उसमें किसान, नौजवानों, महिलाओं आदि के लिए कुछ भी नहीं है। और इस तरह की प्रतिक्रियाएं विपक्ष की विचार शून्यता का ही परिचायक होती हैं। अच्छा हो कि इस पर गंभीरता से विचार किया जाए कि महंगाई, बेरोजगारी आदि के साथ संसद का सही तरह ना चलना भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। यदि संसद सही तरह नहीं चलेगी और वह वहां मुद्दे उठाने के नाम पर हंगामा अधिक होगा तो फिर जन आकांक्षाओं की इस सर्वोच्च मंच की महत्ता और गरिमा ही कम होगी। संसद में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा कैसे हो, इसके लिए विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष को भी तत्परता दिखानी होगी और इसके लिए दिखानी होगी ताकि बजट के साथ साथ संसद के सत्र में वक्फ एवं एक साथ चुनाव समेत जो अन्य महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाने हैं उन पर सचमुच गंभीर चर्चा हो सके। विपक्ष को यह शिकायत करने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए कि उसे अपनी बात नहीं कहने दी जाए। अब आप देखिए इसी में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब सत्ता पक्ष क्या कहेगा, इस बजट में सब कुछ अच्छा है, उसमें कोई कमी नहीं है, और विपक्ष क्या कहेगा, कुछ अच्छा नहीं है, पूरा एक तरह से नकार देगा। भैया पॉजिटिव पॉइंट होंगे, कुछ नेगेटिव पॉइंट होंगे, कुछ आप देखते हैं कि उसकी अच्छाई होंगी, कुछ बुराई होंगी, एक सार्थक बहस तो हो। आप समझ रहे हैं? तो वही आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप जरूर दिएगा। और हर पार्टी का यही हाल है। जब सत्ता में कांग्रेस हुआ करती थी उसका यही हाल था और बीजेपी विपक्ष में तब भी उसका यही हाल था। आज उल्टा है। नई ऊर्जा। झारखंड सरकार ने भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान और ओलंपिक सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को राजधानी रांची के हरमो में जमीन आवंटित किया है। साथ ही इस पर भवन बनाने के लिए 35 लाख रुपए का अनुदान दिया है। खेलों और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में यह सराहनीय पहल है। खिलाड़ी अपने प्रदर्शन को और बेहतर बना सकें और राज्य का गौरव बढ़ा सकें, उन्हें समय समय पर सम्मानित करना सरकार का सही कदम है। और इसी उद्देश्य से राज्य सरकार की ओर से मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना भी चलाई जा रही है और जिसके तहत अच्छे प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को नौकरी दी जा रही है। और ऐसे में सम्मान खासकर खिलाड़ियों की नई पीढ़ी को ऊर्जा देने का काम करेगा, उन्हें खेल की दिशा में और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेंगे। हालांकि सम्मान के साथ साथ राज्यों में खेलों को बढ़ावा देने के अंतर्राष्ट्रीय मानकों की तरह खेल सुविधाएं भी विकसित की जानी चाहिए। इसके अलावा राज्य के सभी जिलों और प्रखंड स्तर पर खेल स्टेडियम की उपलब्धता भी सुनिश्चित कराई जानी चाहिए। आज कई राज्य अपने खिलाड़ियों के लिए नई खेल नीति लाकर उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं। राज्य सरकार को इस दिशा में गंभीरता पूर्वक सोचना चाहिए और कई मामलों में राज्य के खिलाड़ियों को अपेक्षित आधारभूत संरचनाएं नहीं मिल पाने के कारण वे प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाते हैं। शासन प्रशासन को इस मामले में गंभीर होना चाहिए। और देखिए एक और बात बताऊं आपको, पहले नहीं आप लोग सुनते थे कि वो खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। अब देखिए खेल के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कैरियर बनाया जा सकता है। ये आप देखिए झारखंड है, रांची इसकी राजधानी है। 15 नवंबर सन 2000 में से बिहार से अलग करके बनाया गया था। इसकी सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लगती है। हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। संतोष गंगवार यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें और 79,716 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। हिंसा सहे नहीं, प्रतिकार करें। बीते दिनों दिल्ली हाई कोर्ट ने दहेज हत्या के एक मामले पति को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि महिलाओं को अपने वैवाहिक घरों में कष्ट नहीं सहना चाहिए क्योंकि इससे अपराधियों को प्रोत्साहन मिलता है। अदालत ने कहा कि आईपीसी की धारा 304 लगभग 40 वर्षों से अस्तित्व में है, फिर भी न्यायालय ऐसे मामलों से दुखी है जिनमें महिलाओं को परेशान किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है और उनकी हत्या की जाती है।
केवल इसलिए क्योंकि उनका विवाह ऐसे परिवार में हुआ जो वैवाहिक संबंध के कारण अधिकार के रूप में धन और दहेज की मांग करता रहता है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दहेज लेना और देना दोनों हो अपराध श्रेणी में रखा गया है। इसमें दहेज लेने या देने उसमें सहयोग करने पर 5 वर्ष की कैद और 15,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। दहेज के लिए प्रताड़ित करने पर पति और उसके रिश्तेदारों को 3 साल की कैद और जुर्माना हो सकता है। यदि किसी महिला की विवाह के 7 साल के भीतर असामान्य परिस्थितियों में मौत हो जाती है और यह साबित कर दिया जाता है कि मौत से पहले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था, तो आईपीसी की धारा 304 बी के तहत उसके पति और आरोपित रिश्तेदारों को कम से कम 7 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। यह सत्य है कि हमारे देश में अधिकांश महिलाएं किसी न किसी रूप में विवाह के पश्चात कष्ट सहती हैं, जो कई बार हत्या में भी बदल जाती है। इन घटनाओं के बढ़ने का एक प्रमुख कारण महिलाओं को कानून की जानकारी का न होना है। जानकारी के अभाव में वे अपने साथ हो रहे दुर्व्यवहार को सहती रहती हैं। महिलाओं को इस बात को समझना होगा कि हिंसा करने वालों के साथ उसे सहने वाला भी कहीं ना कहीं उतना ही अपराधी माना जाता है। दुनिया भर में भारतीय संस्कृति को विशेष पहचान दिलाने में भारत की महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। हर परिवार में महिलाओं की भूमिका सबसे अहम होती है और आप देखते हैं कि सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के बावजूद कई बार उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। अगर वे नहीं होगी तो घर घर की तरह नहीं लगेगा। उनके होने से परिवार और बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते हैं जिनका कोई मोल नहीं है। ऐसे में हाईकोर्ट का निर्णय स्वागत योग्य है। इससे महिलाओं में जागरूकता बढ़ेगी और वे समाज के दबाव में विवाहित घरों में कष्ट सहने को मजबूर नहीं होगी। वहीं अभिभावक में यह संदेश जाएगा कि बेटी चाहे विवाहित हो या फिर अविवाहित, उसके सुख दुख में उसका साथ देना हर माता पिता का कर्तव्य है। अगर ससुराल वाले उनकी बेटी के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं तो वे उसे नजरअंदाज ना करें। लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं। अच्छा लिखा गया है। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा, जिस घर में मैं कहता हूं कि महिला का सम्मान नहीं है ना, उस घर में मैं कह रहा हूं वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। ये बात हमेशा याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा बच्चों पर अगर किसी का प्रभाव पड़ता है तो माँ का प्रभाव पड़ता है। समझ रहे हैं आप लोग? तो माँ भगवान का रूप है। देखिए, मुझे लगता है कि मुझे तो वो परेशानी होती है तब बड़ा आश्चर्य लगता है कि आप देखिए कोई टीचर है, वो आप देखते हैं कि बड़ा अच्छे से पढ़ाता है, ये दहेज के खिलाफ ऐसी बातें करता है, वही आगे चलकर आप देखिए क्या करता है, वही भैया वो दहेज लेने लगता है। बड़ी विडंबना लगती है, बड़ा आश्चर्य लगता है कि भाई आप कल तक दहेज के खिलाफ थे, आज आप दहेज के चक्कर में कह रहे हैं। और दूसरी बात मुझे ये समझ में नहीं आता है, हमारे तरफ आप देखते हैं कि वो क्या करते हैं कि जिंदगी में पैसा वैसा देखा नहीं है और वो 10 लाख 15 लाख मांग लेंगे और उसे एक एक नोट को गिनेंगे। मान लीजिए उसमें आप देखते 15 लाख में 500-700 रुपया कम हो गए, 1000 कम हो गए, तो क्या आप लौटा दोगे? बड़ी विडंबना अजीब है। मैं कहता हूं क्या बोला जाए। ये टिप्पणियां रहती हैं ना, भी देख लिया करिएगा। इसकी देखना हुआ तो देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां डाल दी जाती है, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं आप। आजकल आप देख रहे हैं रील का बड़ा जमाना है और रील के चक्कर में लोग जान भी दे रहे हैं। रील की चकाचौंध के बीच रियल दुनिया। तो आप देखते हैं कि लोग अगर धर्मात कोई धर्म स्थल है वहाँ भी जा रहे हैं ना, तो वहाँ भी रील बना रहे हैं और दिखा रहे हैं कि भैया हम देखिए कहाँ हैं। ये जो फॉलोवर और जो ये सब चल रहा है ना, बड़ा खतरनाक है। एक वो वीडियो वायरल हो रहा है ना, जिसमें आप देखते हैं कि एक बच्चा रेल के नीचे पटरी पर लेट जाता है, रेल ऊपर से गुजर जाती है। वो रील के चक्कर में आप देखें, रील के चक्कर में कई लोगों की जान भी जा रही है। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में अब तक 25 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने पुण्य डुबकी लगा ली है। यह क्रम निरंतर जारी है। उम्मीद है कि महाकुंभ की समाप्ति तक 45 करोड़ लोग पुण्य डुबकी लगाएंगे। महाकुंभ में कई रूपों में चर्चा में है। इस महाकुंभ के डिजिटल स्वरूप की एक अन्य झलक मोबाइल से बनाई जा रही इंटरनेट मीडिया रील्स के रूप में मिल रही है और जिनसे इसमें शामिल होने आए साधु संतों विशिष्ट अतिथियों को चर्चा मिली है। इन्हीं की बदौलत युवाओं की आध्यात्मिकता का प्रसंग उठा है। आईआईटी बाले बाबा की अध्यात्म संबंधी व्याख्याओं ने लोगों को ध्यान खींचा है और इससे एक सवाल यह उठा है कि क्या ये रील्स और ये व्याख्याएं सच में युवाओं के आध्यात्मिक रुझान को सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत कर रही हैं। एक बात और आप लोगों से पूछा, आईआईटीएन बाबा के बारे में आप लोगों के क्या विचार हैं? आप लोगों ने क्या उन्हें सुना? उन्होंने जो अपने माँ बाप पर टिप्पणी किया, जो कह रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई लगती है? क्या लगता है आपको? अपनी एक राय नीचे जरूर दीजिएगा। निश्चित ही इसमें पहला प्रसंग आईआईटी बाले बाबा का उठता है, क्योंकि दावा है कि आईआईटी बॉम्बे से डिग्री ले चुके एक कंपनी में सालाना लाखों का वेतन पाने वाले युवा सन्यासी बन गए और एक बाबा के रूप में महाकुंभ में शामिल होकर आध्यात्मिकता का नया पहलू लोगों के सामने रखा। हालांकि यह तथ्य किसी को भी हैरान कर सकता है कि आखिर क्यों आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से निकला और महत्वपूर्ण पद पर काम कर रहा एक शख्स अचानक कथित सांसारिकता से विमुक्ता हो जाता है, अध्यात्म की ओर मुड़ जाता है। कुछ लोगों को आईआईटी बाबा की वह आध्यात्मिकता प्रभावित कर रही है जिसमें वह अपने माता पिता और गुरुओं
तक को कोस रहे हैं और स्वयं को एक किस्म की मानसिक हिंसा का शिकार बता रहे हैं। हालांकि तमाम यूट्यूबरों और टीवी चैनल्स को दिए साक्षात्कार में आईआईटी बाबा ने अस्पष्ट सी बातें कही हैं, लेकिन साधु बने आईआईटी डिग्री धारी जिसे पढ़े लिखे व्यक्ति के मुंह से अध्यात्म की बातें सुनना युवाओं को खूब भा रहा है। अपनी जटिल बातों से आईआईटी बाबा भले ही लोगों को अध्यात्म की कोई सीख नहीं दे पाए, लेकिन इससे युवाओं की यह जिज्ञासा सामने आ रही कि आखिर अध्यात्म में ऐसा क्या है कि वह तमाम पढ़े लिखे लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं। साथ ही क्या दुनिया के युवाओं के लिए आध्यात्मिकता का वास्तव में कोई अर्थ है या फिर यह केवल रील्स बनाने जैसे एक तमाशे तक सीमित है। ममता कुलकर्णी जो एक्टर्स थी वो भी शामिल हुई हैं। दृश्य सूचनाओं की बौछार। तो आप देखिए इंटरनेट मीडिया ने हमारी नई दुनिया में जो बड़े बदलाव किए हैं उनमें एक परिवर्तन तो युवाओं में एकाग्रता की कमी, अटेंशन डेफिसिट की शक्ल में किया है। मोबाइल इंटरनेट की तकनीक ने युवाओं के दिमाग को उलझाने के लिए इतनी तेज गति से दृश्यों और सूचनाओं की बौछार शुरू की है, जिसमें युवाओं को हर क्षण स्वयं को व्यस्त रखने के लिए कुछ नया और रोमांचक चाहिए होता है। इंटरनेट मीडिया पर सक्रिय रहने वाले आज के युवा किसी एक चीज से बड़ी जल्दी ऊब जाते हैं। वे किसी एक मुद्दे पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। उन्हें नशीली पदार्थों की तलब की तरह थोड़ी थोड़ी देर में कुछ अप्रत्याशित और आवेगपूर्ण सामग्री कंटेंट की जरूरत होती है, और इससे युवा दुनिया में एक नए किस्म के सामाजिक विकास का चरण कायम हुआ है, और जिसमें वे अपना एक मुकम्मल पहचान बनाने के संकट से जूझ रहे हैं। और इसमें कभी उनके साथियों और माता पिता की अपेक्षाओं का दबाव झेलना पड़ता है, तो कभी डिजिटल स्क्रीनों पर दिख रहे तेजी से बदल रहे दृश्यों और सूचनाओं से तालमेल बैठाने की जरूरत महसूस होती है। अगर युवाओं में यह व्यवहार जारी रहता है तो यह उन्हें एक छद्म किस्म की आत्म अस्वीकृति और आत्म धोखे की ओर ले जा सकता है। इन दबावों में वे यह सीख नहीं पाते हैं कि स्वयं के प्रति सच्चा होना क्या है और अपनी कमजोरियों को व्यक्त करना उन्हें स्वीकारते हुए कैसे आगे बढ़ा जाता है। ऐसे में भी आईआईटी बाबा के नाम से मशहूर हुए शख्स की तरह व्यक्तित्व विकारों वाले जटिल व्यक्ति बन सकते हैं। ऐसे युवाओं में सतत चिंता और अवसाद के लक्षण विकसित हो जाते हैं। यह दशा उनके स्वाभाविक विकास, कैरियर रिश्तों और उनकी सामाजिक हैसियत को प्रभावित करती है। इनमें बचाव के लिए युवाओं को एक ऐसे सुरक्षात्मक माहौल की जरूरत होती है जिसमें उनका परिवार, दोस्त, योग, शिक्षक, एक संरक्षक या फिर आध्यात्मिक गुरु उनकी सही मार्गदर्शन कर सकता है। लेकिन इस मामले में विडंबना यह है कि इसके लिए भी युवा इंटरनेट मीडिया की शरण में जा रहे हैं। रील प्रेरित आध्यात्मिकता का जाल। यहाँ यह जानना महत्वपूर्ण है कि आखिर युवाओं की रील वाली आध्यात्मिकता में फंसने से कैसे बचाया जाए। यह कैसे बताया जाए कि वह कौन सी आध्यात्मिकता है जिसमें उन्हें सच में जरूरत है। इस संबंध में पहली जिज्ञासा यह है कि क्या आध्यात्मिकता वास्तव में युवाओं के लिए जरूरी है। असल में युवा आध्यात्मिकता ईश्वर में आस्था से जुड़ी है। गैलप और वेजिला द्वारा किए गए एक शोध अध्ययन में बताया गया कि अमेरिका में 95% किशोर और युवा ईश्वर में विश्वास करते हैं। सबसे दिलचस्प आंकड़े द प्रोजेक्ट टीन कनाडा में मिले। अध्ययन में शामिल 60% युवाओं ने आध्यात्मिकता को महत्वपूर्ण माना है, जबकि 48% युवाओं ने ऐसे संकेत दिए हैं उनकी आध्यात्मिक जरूरतें हैं। आध्यात्मिकता का वास्तविक अर्थ। यह अध्ययन निश्चित ही आध्यात्मिकता को लेकर युवाओं के रुझान को स्पष्ट करते हैं, लेकिन समस्या यह है कि इनमें से ज़्यादातर से यह पता नहीं चलता है कि आखिर वे किस आध्यात्मिकता की बात कर रहे हैं, या जिसे भी आध्यात्मिकता कह रहे हैं क्या वास्तव में वह अवधारणा इसकी परिभाषाओं से मेल खाती है। किशोरों युवाओं के लिए आध्यात्मिकता के अर्थ इंटरनेट मीडिया या रील प्रेरित और सतही है। वे जीवन के लक्ष्यों और समाज और परिवारों से संबंध के बारे में अमूर्त ढंग से सोचते हैं और ऐसे समाधानों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं जो आव्यवहारिक हैं। ऐसे युवाओं को कुछ देर सांस रोककर ध्यान में बैठ जाना ही आध्यात्मिकता लगता है। ऐसी आध्यात्मिकता में ना तो उन्हें अपने चित्त मन को शांत करना सिखाया जाता और ना ही यह बताया जाता कि जीवन का असली मतलब क्या है। जिंदगी के बारे में वे अक्सर कुछ सवाल तो उठाते हैं, लेकिन उनके प्रश्न जीवन का अर्थ या फिर जीवन में उद्देश्य के बाद उस बड़े दायरे को लेकर संबोधित नहीं होते हैं जो 3 परस्पर संबंधित मुद्दों से जुड़े होते हैं। ये 3 मुद्दे हैं। 1, जीवन का अर्थ क्या है। 2, जीवन की सार्थकता किसमें है। और 3, जीवन में हमारा उद्देश्य क्या है। इन सबको जानना सबसे जरूरी है। युवाओं के लिए आध्यात्मिकता क्यों आवश्यक है। तो बहुत से लोगों का मत है कि आध्यात्मिकता को जानने, समझने और हासिल करने की एक उम्र होती है जो बुढ़ापे की ओर अग्रसर व्यक्तियों के लिए जरूरी है, जबकि सच है कि आध्यात्मिकता युवाओं के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है जितनी किसी अन्य आयु वर्ग के लिए। जबकि किशोरावस्था या युवावस्था में आध्यात्मिकता की सहज खोज का फायदा यह है कि कम उम्र में ही उन मुद्दों और तत्वों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है जो किसी के जीवन को और जिंदगी जीने के नजरिए को और बेहतर बना सकते हैं। युवाओं के लिए आध्यात्मिकता से जुड़ाव का पहला विशेष कारण यह है कि इससे युवा अपनी मानसिक क्षमताओं का सही दिशा में इस्तेमाल करना सीख सकते हैं।
कई बाहरी और आंतरिक दबाव झेल रहे हैं और भय, चिंता, पछतावे, बेचैनी और अति उत्साह से भरी जिंदगी में आध्यात्मिक चेतना युवाओं को सही रास्ता दिखा सकती है। और दूसरी बड़ी वजह है कि इससे युवा अपनी प्राथमिकताएं तय कर सकते हैं और लक्ष्य के साथ सटीकता से जुड़ सकते हैं। लेखक स्टीफन कोवे ने अपनी किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में इसे एक लकड़हारे के उदाहरण से समझाया। उन्होंने लिखा है कि लकड़हारा पेड़ों को काटने में इतना व्यस्त रहता कि उसके पास अपनी कुल्हाड़ी और आरी की धार को तेज करने का समय नहीं मिलता, और इससे भोथरी धार वाली कुल्हाड़ी या आरी से पेड़ों को काटने में अतिरिक्त श्रम और समय लगता। इस कारण लकड़हारा अपनी दक्षता खो देता और लक्ष्य हासिल करने में नाकाम होता। और तीसरा कारण यह है कि आध्यात्मिकता की मदद से युवाओं के चारित्रिक गुणों का विकास होता, जो मन को शांत करता। इससे व्यक्ति दयालु, विनम्र और धैर्यवान और क्षमाशील बनाता। चौथी वजह यह है कि आध्यात्मिकता की मदद से व्यक्ति अपनी सकारात्मक आत्म छवि बना पाता। अब तब भलाई की हमारी भावना इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि दूसरे हमें कैसे दिखते हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि हम स्वयं को कैसे देखते हैं। पांचवा कारण यह है कि आध्यात्मिक जागरण संबंधों को बेहतर बनाता है और इससे व्यक्ति को यह समझने में मदद मिलती है कि हम सभी में से प्रत्येक एक आत्मा है। यह समझ किसी दूसरे के बारे में कोई कठोर फैसला लेने से बचाती है। छठी वजह यह है कि इससे जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए आंतरिक शक्ति का विकास होता है। सातवीं वजह यह है कि आध्यात्मिकता हमारे जीवन को एक उच्च अर्थ उद्देश्य देती है। सफलता बाहरी उपलब्धियों में निहित नहीं है। यह समझ विकसित होती है कि अगर किसी के पास मन की शांति, अच्छा स्वास्थ्य और परिवार और दोस्तों से सौहार्दपूर्ण संबंध नहीं है तो पैसे, प्रसिद्धि और ताकत से मिली सफलता बेईमानी है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, आपकी सोच क्या है, ये आप लोगों के जरूर बताया करिएगा भैया, मायने भी रखती है आप लोगों की सोच। ये राजनीति की बात हो रही है, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। एआई से बढ़ती अवसर, एआई से बढ़ते अवसर। आजकल एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बातें खूब हो रही हैं। हाल ही में चैट जीपीटी की निर्माता कंपनी ओपन एआई ने ऑपरेटर नामक अपने पहले मानव एजेंट सादृश टूल की घोषणा की है, और जिसके बारे में आप देखिए बताते हुए कंपनी ने बताया कि यह टूल वेबसाइट पर नेविगेट करने और बटन पर क्लिक करने जैसे आप देखते हैं कि ऑनलाइन कार्य बगैर किसी मानवीय दखल के संपादित कर सकता है। गूगल, एंथोपिक और सेल्सफोर्स ने भी एजेंटों यानी एआई सिस्टम के लिए अपने प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं जो स्वायत्त रूप से कार्य कर सकते हैं। उदाहरण के लिए ग्राहक सेवा वार्ड की कल्पना करें तो न केवल जानकारी उत्पन्न करता है बल्कि अपॉइंटमेंट बुक भी कर सकता है या शिकायत दर्ज कर सकता है। मेटा के मार्क जुकरबर्ग का कहना है कि इस साल एजेंट मध्यम श्रेणी के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जगह ले सकते हैं। जैसे जैसे एजेंटिक एआई सिस्टम और अधिक परिष्कृत होते जा रहे हैं, एआई के साथ संवाद करने के तरीके में अमूलचूल परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। केवल कमांड देने और वांछित परिणाम प्राप्त करने के बजाय अब एआई सिस्टम के साथ अधिक सहयोगात्मक संबंध विकसित हो रहा है। ये एजेंट हमारे साथ वास्तविक कार्य वार्तालाप में संलग्न हो सकते हैं, वैकल्पिक समाधान प्रस्तावित कर सकते हैं और यहां तक कि उपयुक्त अवसर पर हमारी धारणाओं को चुनौती भी दे सकते हैं। यह विकास मानव मशीन तालमेल को एक ऐसे नवीन स्तर की ओर ले जा सकता है जहां एआई के एक उपकरण से अधिक समस्या समाधान एवं नवाचार में मनुष्य का जोड़ीदार बन जाता है। पुराने चैटबॉट्स के विपरीत एजेंटिक और एआई अधिक जटिल कार्यों को संभाल सकता है और वास्तविक जरूरतों के आधार पर उत्तर प्रदान कर सकता है। यह अपने उपयोगकर्ताओं को मानव सादृश्य अनुभव प्रदान करता है। एजेंटिक एआई मानव सहायता के बिना डाटा विश्लेषण, रिपोर्ट निर्माण और निर्णय लेने का कार्य कर लेता है और इसके बाद मनुष्य को केवल ऐसे प्रोसेस करना होता है। इसमें मौजूद धारणा परत डाटा को इकट्ठा करने और व्यवस्थित करने और व्याख्या करने के लिए उत्तरदायी है, जो निर्णय लेने के लिए आधार का निर्माण करता है। इसके डाटा अधिग्रहण वाले प्रथम चरण में विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्रित करना शामिल है, जैसे सेंसर, ऑनलाइन डाटा फीड या उपयोगकर्ता द्वारा दिया गया इनपुट। उदाहरण के लिए स्वचालित वाहनों के लिए कैमरे या वित्तीय अनुप्रयोगों के लिए एपीआई द्वारा एकत्रित की गई जानकारी। एक बार डाटा एकत्रित करने के बाद इसे उपयोगी बनाने के लिए विश्लेषित और संसाधित किया जाता है। इसमें अप्रासंगिक जानकारी को हटाना, प्रारूपों को मानकीकृत करना और महत्वपूर्ण विशेषताओं को उजागर करना शामिल है। पर्यावरणीय जागरूकता से लैस संदर्भात्मक समझ एआई को डाटा की अधिक प्रभावी ढंग से व्याख्या करने में सक्षम बनाता है। उदाहरण के लिए यह अप्रत्याशित यातायात पैटर्न या असमान बाजार उतार और चढ़ाव जैसी विसंगतियों का पता लगा सकता है। संज्ञान परस्त लक्ष्यों को निर्धारित करने, निर्णय लेने और भविष्य के उपयोग के लिए ज्ञान संग्रहित करने पर केंद्रित है। क्रिया परत एआई प्रणाली
को वास्तविक या आभासी दुनिया में निर्णयों को निष्पादित करने में सक्षम बनाता है। सहयोग परत एआई प्रणालियों, मनुष्य और नैतिक ढांचों के बीच सार्थक संवाद पर जोर देता है। फीडबैक लूप सुनिश्चित करता है प्रणाली नए डाटा और अनुभवों से सीखकर विकसित होती है और निरंतर सीखते रहकर एआई नई जानकारी का सामना करते समय अपनी रणनीतियों को अपडेट करता है। वह सुनिश्चित करता है कि प्रणाली प्रासंगिक और प्रभावी बने। इसके साथ ही प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली नियमित रूप से अपने प्रदर्शन का आकलन करती है, सुधार के लिए क्षेत्रों की पहचान करती है और विश्वसनीयता बनाए रखती है। एजेंटिक एआई की तैनाती में परिवर्तनशीलता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए त्रुटि प्रबंधन पर जोर दिया जाता है। प्रक्रिया निष्पादन के दौरान यदि अप्रत्याशित समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो एआई उन्हें संबोधित करने के लिए पूर्व निर्धारित रणनीतियों का उपयोग करता है या हस्तक्षेप के लिए मनुष्य को सतर्क करता है। और तमाम चुनौतियों के बावजूद एजेंटिक एआई का उदय कार्य क्षेत्र में नए अवसरों को खोल रहा है और एआई एजेंट प्रशिक्षकों जैसी भूमिकाएं उभर रही हैं। कार्य प्रवाह समन्वयक भी मांग में है। हालांकि कुछ मौजूदा कार्य स्वचालित हो सकते हैं, लेकिन कई अनिवार्य मानवीय भूमिकाएं विकसित होंगी जिसमें मानव एआई के साथ मिलकर काम करेंगे। जो लोग इस परिवर्तन को जल्द अपनाते हैं वे दक्षता और नवाचार में सुधार का अनुभव कर सकते हैं। उन व्यवसायों के लिए जो अभी भी पहले की एआई मॉडलों पर निर्भर हैं, यह एजेंटिक एआई की संभावनाओं और क्षमताओं का पता लगाने का भी एक अवसर है। इससे मानव और एआई के बीच एक सहज एकीकरण को बढ़ावा मिल सकता है। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग जरूर बताया करिएगा। धन्यवाद।